जब से मोदी सरकार बनी है, आप एक व्यक्ति का मुझे एग्जांपल ला दीजिए जिसको आप ये कह सकें कि हिंदुस्तान से उसको भगाया गया है। मुसलमान भी ये जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े पप्पू हैं और राहुल गांधी जिस तरीके की बात करते हैं उससे कोई मुसलमान खुश नहीं होने वाला। आज सब मदरसाओं में कुरान शरीफ के साथ साथ साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और लैपटॉप की भी सुविधाएं करी गई हैं। पहले कभी किसी ने तय नहीं करा जो आज मोदी जी सोच रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब्दुल कलाम साहब की जिन्होंने मुखालफत करी या जो लोग याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने चले गए थे, आज उनकी ज़मीन जो है ना पैरों की वो निकल चुकी है। उनकी तड़प है ये, वही लोग जाके हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। बाकी एक सच्चा मुसलमान जो हिंदुस्तान जिसके दिल में धड़कता है वो कभी हिंदुस्तान को बदनाम नहीं करता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश में कहते हैं कि देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुख्यतः मुसलमान, उसकी स्थिति इस देश में बहुत दयनीय है। वो 80 के दशक में दलितों की स्थिति के तरफ पहुंच चुका है। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इस बात ने एक बहस को जन्म दे दिया कि जो देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं, याद रखिएगा, वोट देना डेमोक्रेसी नहीं होता। जिस देश के अंदर सबको समान अधिकार हैं, वहाँ पे अचानक से एक वर्ग खतरे में कैसे आ गया। तो इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए मैं उन लोगों के पास पहुँच रहा हूँ जिनकी बात राहुल गांधी ने की थी। इस वक्त मैं हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर हूँ। आप मेरे चारों ओर लोग देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में लोग इबादत करने पहुँचे हैं, अपनी अपनी दुआएं पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे मौजूद लोग क्या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर के पास आप दो बार जाते हैं, एक बार जब उन्हें आपको धन्यवाद देना हो और दूसरा जब आप भयभीत हो। कमाल साहब, डरे हुए हैं या धन्यवाद देने आए हैं? देखिए साहब, असली मुसलमान वही होता है जो खुदा के अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरता। अगर वो डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है, वो झुकता है तो सिर्फ खुदा के सामने झुकता है। तो डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है वो बाई चॉइस है। अगर वो चाहते तो सन 47 में पाकिस्तान जा सकते थे, मगर वो बाई चॉइस हिंदुस्तान को उन्होंने अपना मुल्क चुना और वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारी पीढ़ियां हिंदुस्तान में रहीं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी हिंदुस्तान में ही रहेंगी, इसी ज़मीन में दफन होंगी। यही हमारा मतलब प्रण है, यही हमारा इरादा है, यही हमारा रस्म है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ऐसा मोदी होने ही नहीं देंगे। भयभीत कर रखा है उन्होंने आप लोगों को। नहीं, भयभीत कोई नहीं है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि मुसलमान किसी से नहीं डरता और कोई भयभीत होने की बात नहीं है। जैसे हमारी पीढ़ियां, हमारे बुजुर्ग इस हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से रहते आए। अब आप इस दरगाह शरीफ में देखिए, यहाँ पर आपको हिंदू भी नज़र आएगा, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तबका यहाँ पर आता है और अपनी मन्नत मुरादें मानता है। और इस बारगाह से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से, उन सबके बिगड़ियाँ बनती हैं, उन सबके काम बनते हैं। तो यहाँ ऐसा आपको आके लगेगा ही नहीं। गंगा जमनी तहजीब का अगर आपको असली मरकज़ देखना है तो आप किसी भी खानका में पहुँच जाएँ, महबूब इलाही की खानका में पहुँच जाएँ, चाहे अजमेर शरीफ आप पहुँच जाएँ, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको गंगा जमनी तहजीब जो है उसकी एक अजीम मिसाल नज़र आएगी। लेकिन राहुल गांधी की माने तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का जो नागरिक है, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में ये सरकार जो है वो ला चुकी है। तो किस तरीके से दोयम दर्जे पे खड़े हैं आप लोग? नहीं, कोई दोयम दर्जे नहीं है। बल्कि अगर आप देखें तो सच्चर कमेटी एक बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जो हालत हो गई है वो SC ST से भी नीचे की दर्जे पर वो पहुंच गया है। और अगर आप देखें उस रिपोर्ट को, किस दौरान की वो बात कर रही है, तो उस दौरान की बात कर रही है जब कांग्रेस जो थी हिंदुस्तान में चरम पर थी, यानी हर स्टेट में उसकी गवर्नमेंट थी और सेंट्रल में उसकी गवर्नमेंट थी। उस दौरान मुसलमान की ये हालत हुई है कि वो SC ST से भी ज़्यादा पिछड़ गया है। आप देखें कि जो लोग कहते हैं मोदी जी को, कि वो कह रहे हैं कि जी मोदी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, तो मोदी जी की जहाँ जहाँ सरकारें रहीं, भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें रहीं, आप गुजरात का ही एग्जांपल ले लीजिए। गुजरात में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर फला फूला है, अगर वहाँ पर उसने बिजनेस कम्युनिटी में अपना नाम जमाया है तो वो गुजरात में जमाया है। दूसरी जगह अगर आप देखें तो मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा कामयाब है तो वो महाराष्ट्र में है। वहाँ पर भी जो सरकारें रहीं वो आपको पता है कैसी रहीं। और जहाँ पर सो कॉल्ड सिक्युलर सरकारें रहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो,
या असम वगैरह की सरकारें अगर आप देखें जो पहले थी आज से पहले, तो वहाँ पर मुसलमान की आप स्थिति देख लीजिए कि वहाँ पर मुसलमान की स्थिति इतनी ख़राब कर दी है इन सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारों ने कि वहाँ पर मुसलमान जो है वो सर्वाइव जिस तरह से कर रहा है वो सबको पता है। कोई मुसलमान भयभीत नहीं है, ना कोई मुसलमान डरा हुआ है। और 2014 से लेकर आज तक जब से मोदी सरकार बनी है, आप एक व्यक्ति का मुझे एग्जाम्पल ला दीजिए जिसको आप ये कह सकें कि हिंदुस्तान से उसको भगाया गया है। रही बात राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को 140 करोड़ में से जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, सिर्फ उन्हीं की क्यों सूझी? जो 120 करोड़ या 115 करोड़ 110 करोड़ जो बहुसंख्यक यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में तो वो कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक दिवालियापन की बात करते हैं, बाहर जाके अपने ही देश को बदनाम करते हैं। ये तो एक तरीके से देश के लिए गद्दारी है। देश के लिए आप गद्दार साबित हो रहे हैं कि आप अपने मुल्क की बात जाकर बाहर कर रहे हैं और बदनामी कर रहे हैं, ना कि उसकी कोई बड़ाई कर रहे हैं। जैसा हमारे हिंदुस्तान में माहौल बिल्कुल नहीं है, इस तरीके का माहौल वो बाहर जाकर दिखा रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं, कोरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उससे उनका और ज़्यादा नुकसान होगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उनका। एक बात मेरे को और बताइए कमाल साहब, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जब राहुल गांधी इस तरीके के स्टेटमेंट मुसलमानों के लिए देते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रसन्न होती है कि उनके पीछे एक नेता खड़ा है, या उसका कोई और रिएक्शन होता है? कोई रिएक्शन नहीं है। मुसलमान भी ये जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े पप्पू हैं और राहुल गांधी जिस तरीके की बात करते हैं उससे कोई मुसलमान खुश नहीं होने वाला। मुसलमान खुश उस चीज़ से होता है जो उसको डेवलप कराता है, उसके डेवलपमेंट की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोज़गार की बात करता है। मोदी जी के सरकार में अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई किसी स्पेसिफिक धर्म या स्पेसिफिक जाति या संप्रदाय के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप चलाई है तो वो भी सभी के लिए, लड़कियों के लिए चलाई है। अगर उस्ताद स्कीम देखें तो वो भी जो हमारे एक तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट था, जो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, हाशिए पे आ गया था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने उस्ताद स्कीम चलाई है। और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चलूँ कि मोदी जी ने 2016 में जब सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में वो विज्ञान भवन में आए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि सूफ़ियों की खानकाहों से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और मुझे बड़े दिल में सुकून पहुंचता है जब सूफ़ियों की दरगाहों की बात होती है। और आज भी मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सूफ़ी संवाद महाअभियान लेकर चल रही है, जिसमें मोदी जी ने ये कहा कि ये सूफिज़्म, ये खानकाहें, ये दरगाहें, यही असली गंगा जमनी तहजीब को दिखाती हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि इन दरगाहों पे जब वो सूफ़ी संत जिंदा थे तब भी, और आज जब वो आराम फरमा रहे हैं तब भी, यहाँ पर हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। उसकी बिगड़ियाँ बन रही हैं, उसकी मुरादें पूरी हो रही हैं। तो ये जो सूफ़ी संत यहाँ पर हैं, उन्होंने कभी भी ये फ़र्क नहीं करा कि ये हिंदू है तो मैं इसको अपने यहाँ ना आने दूँ, ये मुसलमान है तो मैं इसको आने दूँ। उन्होंने कभी ये फ़र्क नहीं करा, बल्कि उन्होंने हमेशा इंसानियत का धर्म अपनाया कि ये जो भी मखलूक है ये सब खुदा की मखलूक है, खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, और जो भी खुदा की मखलूक है, खिदमत खल्क करना हमारा मकसद है, तो हम उस खल्क की खिदमत करेंगे, जो भी मखलूक है उसकी खिदमत करेंगे, और उनके लिए जो उनके फलाह और बहबूद का काम है वो हम करेंगे। तो वही मोदी जी अब कह रहे हैं कि आप इन सूफियों को हमारे साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद क्या है वो बताइए, और मोदी जी के जो स्कीम्स चल रही हैं मुसलमानों के लिए वो बताइए आप जाके। और अगर ये लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग मज़हब इस्लाम का क़यादत करेंगे, तो एक्चुअल में हिंदुस्तान में जो है वो अखंडता कायम होगी, एकता कायम होगी, भाईचारा कायम होगा। जैसे इन लोगों ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम करा, ऐसे ही इनके जो सज्जादा नशीन हैं, इनके जो लोग खादिम हैं यहाँ पर, वो लोग अगर आगे आएंगे तो हिंदुस्तान जो है वो जल्दी विश्व गुरु बनेगा और एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा सतून बनेगा। कमाल खान साहब, हमने पिछले कुछ सालों से नोटिस किया है, अटैक PFI पे होता है, जोर भारत के मुसलमानों से दे दिया जाता है, पकड़ती सरकार कुछ आतंकवादियों का हो, जोर भारत के मुसलमानों से दिया जाता है, असामाजिक तत्वों को उठाया जाता है, रेपिस्टों को सजा दी जाती है, जोर जो है देश के मुसलमानों से दिया जाता है। विपक्ष इस मुद्दे को कंप्लीटली, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा कहते हैं कि इन पे एक्शंस जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण है। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्यों इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है? देखिए, जो शांति प्रिय मुसलमान है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता। आपने देखा होगा कि PFI के खिलाफ सबसे पहले हम ही लोग खड़े हुए थे। जो भी आतंकवादी संगठन है,
चाहे वो PFI हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो अलकायदा हो, या वो जो भी हो, हम उसके ख़िलाफ़ हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और हमने हमेशा से कहा कि जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो हिंदुस्तान की अमन, चैन, गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ने की बात करेगा, हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और हर खानका में ऐसे ही सज्जादा नशीन पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे आपस में भाईचारा बना हुआ है, जिस तरह से सब मज़हब के लोग इस बारगाहों में आते हैं, अगर इस भाईचारे को कोई तोड़ने की बात करेगा, इस भाईचारे को कोई ख़त्म करने की बात करेगा, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम लोग हमेशा मजम्मत करते हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी ऐसा काम करने वाले हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और उनका नाम मुसलमानों से ना जोड़ा जाए, बल्कि मुसलमानों का नाम जोड़ें तो आप अब्दुल कलाम से जोड़ें। अब्दुल कलाम से नाम जोड़ने में ही तो समस्या है ना शायद, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब को तो दूसरी बार राष्ट्रपति का टेन्योर ना मिले, इस वजह से बहुत सारी सेक्युलर पार्टीज एक साथ आ गईं। लेकिन इसी देश ने देखा कि याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ताले भी उन्हीं लोगों ने खुलवाए। क्या नैरेटिव है इसके पीछे? प्रभात भाई, जो लोग अब्दुल कलाम साहब की जिन्होंने मुखालफत करी, या जो लोग याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने चले गए थे, आज उनकी ज़मीन जो है ना पैरों की, वो निकल चुकी है। आज वही लोग छटपटा रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक ज़मीन है वो हमारे पैरों के नीचे से निकल चुकी है। वही उनकी तड़प है, ये वही लोग जाके हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। बाकी एक सच्चा मुसलमान जो हिंदुस्तान जिसके दिल में धड़कता है, वो कभी हिंदुस्तान को बदनाम नहीं करता है। मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैला रही है इस देश में। राहुल गांधी का ऐसा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है? भाई, राहुल गांधी के ऊपर बोलना ही बेवकूफ़ी है। उनका तो मानसिक दिवालियापन सभी लोग देख चुके हैं। पहले वो यूके में गए थे, तब जाके उन्होंने इस तरह बेवकूफ़ी की बातें करी। अब वो बाहर गए हैं, अभी वो इस तरह बेवकूफ़ी, वो तो मानसिक दिवालियापन उनका दिखाई देता है और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। भाई साहब बताइए, मुसलमान डरा हुआ है क्या? न मुसलमान डरा है न कभी डरेगा। और जब से मोदी जी आए हुए हैं, जितने भी मुस्लिम भाई सब चैन से रह रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी जगह पर। वो तो कह रहे हैं कि मोदी मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं, देश से बाहर कर देना चाहते हैं, दोयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहते हैं। ये सब गलत अफवाहें, गलत बातें हैं। इस चीज़ पे यहाँ का मुसलमान कहीं भी कोई भरोसा नहीं करता। ये सब गलत बातें। जब से मोदी जी आए हुए हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा, जितने भी सूफी संत लोग हैं, जितने भी दरगाह वाले लोग हैं, उनसे उनको खुशबू आती है। जब वो CM थे, जब भी वही बात बोलते थे। आज तो वो PM है। लेकिन वो टोपी तो नहीं पहनते ना, बड़ा समस्या यही है। योगी जी टोपी नहीं पहनते, मोदी जी टोपी नहीं पहनते। नहीं, देखो ये अपना अपना उसूल है, लेकिन दरगाह की चादर तो पहनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब कभी भी पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम जितने भी बच्चे हैं, कुरान शरीफ के साथ मैं हाथ में एक लैपटॉप भी चाहता हूँ, तो ये भी उन्होंने करके दिखाया है। आज सब मदरसाओं में कुरान शरीफ के साथ साथ साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, और लैपटॉप की भी सुविधाएं करी गई हैं। पहले कभी किसी ने तय नहीं करा, जो आज मोदी जी सोच रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? मुसलमान पहले ज़्यादा प्रताड़ित था या अब ज़्यादा प्रताड़ित है? नहीं, प्रताड़ित तो ना आज है ना पहले कभी नहीं था। पहले तो आखिर हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आज के टाइम में मुसलमान बिल्कुल सुकून से रह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपी में देख लीजिए, पहले कितने हिंदू मुसलमान झगड़े होते थे, आज कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है। और अभी योगी जी ने मुसलमानों को 5 की टिकटें बहुत सारी दी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रह रहे हैं। आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इसके बाद कमेंट में आएगा कि आप दोनों मुसलमान ही नहीं है, आप लोगों को मुसलमान के भेष में इस दरगाह पर खड़ा कर दिया गया है। नहीं, देखो हम भी मुसलमान हैं ना। आज इतने सारे लोग इस बीच में हम बोल रहे हैं, आज दिल से बोल रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं। ऐसी कहीं कोई प्रताड़ित नहीं है, कोई मुसलमान कहीं भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। जो भी राजनीतिक नेता हैं अपने अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से नहीं देना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा कुछ मदरसों को पे बुलडोज़र चलवाते हैं, उसका वो कहते हैं कि ये इल्लीगली बने हुए थे, यहाँ अलकायदा वगैरह के ट्रेनिंग कैंप थे। उसको जोर दिया जाता है कि देखिए किस तरीके से एक कम्युनिटी के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब मदरसों के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है, तो उस जांच कमेटी का उद्देश्य भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से प्रिटेंड करवाया जाता है कि अब मदरसों पर सरकार नज़र रखना चाहती है। और तो और ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम कानून है उनके ऊपर भी अब सरकार का हस्तक्षेप है। तो राहुल गांधी सही ही तो बोल रहे हैं, फिर गलत क्या बोल रहे हैं?
देखिए साहब, ऐसा है, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें या यूपी सरकार की बात करें, जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है। अगर मदरसे का रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करवाया तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक तरीके से जो भी मतलब अमन को पसंद ना करने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो वहाँ पर शरण ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसमें परेशानी क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आता। अगर मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उससे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है माइनॉरिटीज़ को, वो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो आपके जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी मिलेगी, आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपकी बिल्डिंग के लिए फ़ंड मिलेगा, आपके मदरसों को बनाने के लिए फ़ंड मिलेगा, उनमें कंप्यूटर लैब के लिए फ़ंड मिलेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में उसकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आता। जितने मदरसे रजिस्टर्ड चल रहे हैं वो अच्छे से गवर्नमेंट उनको बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट उनको स्कीम्स दे रही है अपने यहाँ की, तो इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा है जिसको वो बुलाने की कोशिश करती है, मगर ऐसे मुद्दे में मुसलमान आने वाला नहीं। कर्नाटक की अगर आप बात करें तो राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है उसके मुद्दे अलग होते हैं। कई जगह ऐसी सरकारें हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है या और सरकारें दूसरी बनी हुई हैं, बट जब सेंटर की बात आती है तो सेंटर में लोगों को मोदी के अलावा कोई और चेहरा नज़र ही नहीं आता है। ऐसा एक मुकम्मल चेहरा, एक ऐसी मुकम्मल शख्सियत जिस पर देश भरोसा कर सके। स्टेट के मुद्दे अलग हैं, वहाँ पर कर्नाटका में जो सरकार बनी उनके स्टेट के मुद्दे थे, वहाँ पर देश का मुसलमान क्या हिंदू भी, अगर बहुसंख्यक की बात भी करें तो वो भी इस टाइम मोदी पर ही भरोसा कर रहा है। देश जो देश की बात करता है, जो देश का खैर ख्वाह है, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब के दिल में इस वक्त मोदी मोदी धड़कता है। उसके अलावा कोई नहीं धड़कता है, क्योंकि अगर देश को कोई इस वक्त संभाले बैठा हुआ है, जिस वक्त जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम में आपने देखा कि लॉकडाउन हुए, कैसी जो इकोनॉमीज़ थी वो ख़राब हो गई, तहस नहस हो गई, फिर भी हिंदुस्तान को, इतने बड़े मुल्क को संभाले रखा। कितने करोड़ वैक्सीन, 250 करोड़ के करीब वैक्सीन हिंदुस्तान में लोगों को लगवाई गई। कई तो कंट्रियाँ इतनी बड़ी नहीं हैं जिनके यहाँ की जो आबादी है वो इतनी है, वो नहीं लगवा पाए अपने यहाँ पूरी तरीके से। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की बात कही। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये मोदी जी ही कर सकते थे। कोई और अगर प्रधानमंत्री होता तो हमारे देश की हालत यूक्रेन जैसी हो जाती, जैसे जेलेंस्की ने वहाँ की हालत कर दी है, वही हालत राहुल गांधी यहाँ की कर देते, या कोई और अगर होता। ये सिर्फ मोदी जी का ही दम है जो हिंदुस्तान को कायम दायम करे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।